मनोबंधु, क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि आपने पहले भाषा सीखी या चिंतन? वैसे ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है साइकोलॉजी के अंदर। और कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन कि पहले मुर्गी आई या अंडा। आइए समझते हैं, पहले कौन आया, लैंग्वेज या थिंकिंग? वॉइस ऑफ साइक के साथ में कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि थिंकिंग के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, जिनमें फेमस नाम है सापिर और उनके स्टूडेंट्स वॉर्फ, ब्रूनर और बर्स्टेन का। मनोबंधु, साबिर की एक फेमस हाइपोथेसिस थी जिसमें उन्होंने कहा कि लैंग्वेज के थ्रू थिंकिंग की प्रोसेस काफी इन्फ्लुएंस होती है, जिसको दिखाने के लिए उनके ही स्टूडेंट ब्रूनर ने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला, जिसमें उन्होंने इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन को लिया और पाया कि इन चिल्ड्रंस का कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि इनकी लैंग्वेज अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो रखी होती है। मनोबंधु, इतना ही नहीं, साबिर के दूसरे चेले बर्स्टेन ने भी अपने गुरु की हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। तो इन्होंने गरीब और धनी परिवार के बच्चों का एक कंपैरेटिव स्टडी किया, जिसमें उनको पता चला कि गरीब परिवार के बच्चों की भाषा सीमित और अनडेवलप्ड होती है, जिसके कारण उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अधूरा था। ऐसे बच्चों की थिंकिंग और रीजनिंग करने का तरीका धनी परिवार के बच्चों की अपेक्षा कम था। वैसे सापिर के खास वॉर्फ ने उनकी हाइपोथेसिस को शार्प कर डाला जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि लैंग्वेज के थ्रू थिंकिंग इन्फ्लुएंस ही नहीं होती बल्कि डिटरमाइंड भी होती है। मनोबंधु, सच बोलूं तो वॉफ के कंट्रीब्यूशन को साइकोलॉजिस्ट ने अधिक माना। वॉफ की हाइपोथेसिस थी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट थिंकिंग की प्रोसेस से पहले होता है और थिंकिंग पूरी तरीके से डिटरमाइंड होती है लैंग्वेज से। इसे लिंग्विस्टिक हाइपोथेसिस कहा गया। अच्छा, उस समय ये कॉमन लोगों के बीच में वॉफ हाइपोथेसिस के नाम से भी फेमस हुआ था। मनोबंधु, वॉफ की एक स्टडी जो काफी फेमस हुई, ग्रीनलैंड के एस्किमो जाति के लोग और इंग्लिश बोलने वाले लोगों की परसेप्शन और थिंकिंग की प्रोसेस की कंपैरेटिव स्टडी। ग्रीनलैंड के लोग एस्किमो के पास बर्फ के लिए 12 वर्ड थे, जिनका मीनिंग होता तो बर्फ ही था, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्फ के लिए डिफरेंट वर्ड यूज करते थे। जबकि इंग्लिश बोलने वाले लोगों के पास केवल 2-3 वर्ड मुश्किल से थे। तो स्टडी से प्रूफ हो जाता है कि एस्किमो जाति के लोग बर्फ को जिस क्लैरिटी के साथ थिंकिंग और परसेप्शन में यूज कर पाते हैं, उस क्लैरिटी के साथ इंग्लिश बोलने वाले नहीं कर पाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि लैंग्वेज डेवलप होने पर ही थिंकिंग डेवलप होती है। वैसे मनोबंधु, साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप ऐसा भी है जिनका इसके ठीक उल्टा मानना है, जिनमें फेमस नाम है जीन पियाजे का और क्लर्क का। इनका कहना है कि थिंकिंग प्रोसेस के लिए लैंग्वेज का होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि थिंकिंग पहले होता है और लैंग्वेज का यूज बाद में। इस तरह से थिंकिंग की प्रोसेस लैंग्वेज के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, ना कि डिटरमाइंड होती है। पियाजे ने ये अपनी रिसर्च के थ्रू समझाया कि बच्चा बिगर, फादर, स्मॉलर, लॉन्गर जैसे वर्ड का मीनिंग तब तक नहीं समझता जब तक उसमें शब्दों के लॉजिकल कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट नहीं हो जाता। मनोबंधु, यार ये तो हो गई पुरानी बात है। अब जब टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स हमारे पास हैं, तो वो इस विषय में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज बताती हैं कि हेल्दी एडल्ट अपने ब्रेन की लैंग्वेज एरिया को तब स्ट्रांगली एंगेज करते हैं जब वो एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नॉन लिंग्विस्टिक टास्क जैसे कि अर्थमेटिक्स सॉल्व करते हैं, वर्किंग मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इंपल्सिव रिस्पॉन्सेस को इनिबेट करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तब लैंग्वेज एरिया उतना एक्टिव नहीं होते। इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एविडेंस को एक साथ देखा जाए तो एक क्लियर आंसर मिलता है। सोच के कई एस्पेक्ट ब्रेन की अलग अलग रीजन को एंगेज करते हैं और ये लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब थॉट और लैंग्वेज अलग अलग ब्रेन रीजन में प्रोसेस होते हैं। बहरहाल, अब मैटर जो भी हो, यह आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं आपका क्या मानना है, थिंकिंग पहले है या लैंग्वेज?